समान नागरिक संहिता पर हलचल तेज होती नजर आ रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें, संसदीय पैनल ने विधि आयोग को 3 जुलाई को बुलाया है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आयोग को बुलाया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें, यूसीसी को लेकर अब हलचल तेज होती नजर आ रही है। संसदीय पैनल ने विधि आयोग को 3 जुलाई को बुलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी को लागू करने पर जोर दिया। समान नागरिक संहिता पर हलचल तेज होती नजर आ रही है। ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें, संसदीय पैनल ने विधि आयोग को 3 जुलाई को बुलाया है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आयोग को बुलाया गया है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक शाही हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, समान नागरिक संहिता पर हलचल तेज होती नजर आ रही है। संसदीय पैनल ने विधि आयोग को 3 जुलाई को बुलाया है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, लॉ एंड जस्टिस के संसदीय पैनल ने 3 जुलाई को विधि आयोग को यूसीसी के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए बुलाया है। अगर बात करें तो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जब वो दौरे पर थे तो सार्वजनिक तौर से यूसीसी की वकालत की थी, या फिर यूं कहें कि यूसीसी की पैरवी की थी। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल रही है और जिस तरीके से देखा जाए तो 2019 से पहले से यूसीसी का मुद्दा गरमाया हुआ था। देश को नया गृह मंत्री अमित शाह के रूप में मिला हुआ था और अमित शाह ने गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही कुछ ठोस निर्णय भी लिया था, चाहे वो एनआरसी सीए की बात हो या यूसीसी का मुद्दा हो। इसके बाद कोविड की महामारी के बाद इस सभी चीजें जो है ठंडे बस्ते में चली गई है और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर से यूसीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। जहां भारतीय जनता पार्टी यूसीसी की बात करके अपनी चुनावी रणनीतियों को सामने रख रही है, वहीं विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी को यूसीसी के मुद्दे पे घेरने का प्रयास कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश के दौरे पर थे तो उन्होंने यूसीसी की वकालत की थी और कहा था कि उच्चतम न्यायालय भी कह चुका है कि इस देश में समान नागरिक संहिता का कानून बने। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ तौर पर कहा था कि जैसे एक घर में 2 नियम नहीं हो सकते, 2 लोगों के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते, उसी तरीके से जब देश एक है तो सभी के लिए एक ही कानून और नियम होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुस्लिम समुदाय को भड़काने का और बरगलाने का भी काम कर रहे हैं। अगर बात करें तो इसके बाद तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनके नेता इस मुद्दे पर खुलकर सामने आए और भारतीय जनता पार्टी पर तंज भी कसा। बात करें तो एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर यह कहा कि प्रधानमंत्री लगातार मुसलमानों के हितों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलता है तो प्रधानमंत्री उस पर नहीं बोलते हैं। कई बड़े नेता विपक्ष पार्टियों के जिन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पे यूसीसी पर एक राजनीतिक एजेंडा लगाने की बात भी कही है। विवेक, जब से यूसीसी का मुद्दा प्रकाश में आया है, देखा जाए सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। विपक्षी दल लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। क्या आगे भी इस मुद्दे को लेकर घमासान मच सकता है? देखिए, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे का विरोध कर रही है, वहीं एआईएमआईएम भी इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी, शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी, एनसीपी और एआईडीएमके इन सभी राजनीतिक दलों ने यूसीसी पर एक सॉफ्ट प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी ने यूसीसी पर सरकार का समर्थन करने का फैसला दिया है, तो वहीं तेलुगु देशम पार्टी ने भी यूसीसी पर सरकार का समर्थन कर दिया है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साफ तौर पर कहा है कि हम यूसीसी पर अपना रुख तभी स्पष्ट करेंगे जब सरकार से कुछ चीजों पे स्पष्टीकरण मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो कुल 5 या 6 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो यूसीसी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार पे सॉफ्ट हैं, यानी आने वाले समय में केंद्र सरकार को इन तमाम राजनीतिक दलों का यूसीसी के मुद्दे पर समर्थन मिलता देखा जा सकता है। अगर ये सभी राजनीतिक दल यूसीसी के मुद्दे पर समर्थन करेंगे तो जिस विपक्षी एकता की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिस विपक्षी एकता की बात ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो विपक्षी एकता देखते ही देखते धरी की धरी रह जाएगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में यूसीसी का मुद्दा एक अलग ही राह पकड़ता दिखाई देगा। जी, धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सपा जुटी हुई है। ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। बता दें 24 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। सपा कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बैठक करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जाति जनगणना सामाजिक रथ यात्रा को लेकर ये बैठक होगी। समाजवादी पार्टी यूसीसी को भी मुद्दा बनाएगी, जिसको लेकर आज अखिलेश यादव बैठक करने जा रहे हैं। बता दें लोकसभा चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुट चुकी है। ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सपा कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। बता दें तमाम मुद्दों को लेकर आज समाजवादी पार्टी बैठक करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बैठक करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुड़ चुकी है। सपा कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी अखिलेश यादव बैठक करेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। लगातार अगर बात की जाए तो पार्टी के आगामी कार्यक्रम को लेकर सपा दफ्तर पर मीटिंगों का दौर जारी है। आज एक बार फिर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, जो 12 बजे से शुरू होगी। और इस बैठक में बात की जाए मयूरी, तो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी की अगुवाई में होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में अगर बात की जाए तो जाति जनगणना को लेकर और यूसीसी को लेकर सरकार को कैसे घेरा जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि सपा की जिलावार बैठक समाप्त हो गई है और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी अपने सामाजिक रथ को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जाएगी और सामाजिक न्याय को लेकर और साथ ही साथ जाति जनगणना को लेकर आम जनता के बीच एक ज्वाला जगाने का काम करेगी। इसी क्रम में आपको बता दें कि मतदाता सूची को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक अभियान भी चलाया गया है। 28 जून से और 10 जुलाई तक मतदाता अभियान के तहत मतदाता सूची पर तमाम पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मतदाता सूची पर ध्यान रखें और जिन नामों को काटा गया उसे फिर जोड़ने की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं रफ्तार दे। साथ ही आपको बता दें मयूरी की कहीं ना कहीं देखा जाए तो पदाधिकारी 10 जुलाई तक सपा दफ्तर पर अपनी रिपोर्ट को सौंपेंगे और 15 जुलाई के बाद कहीं ना कहीं इस पर सपा के तमाम पदाधिकारी काम करते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो आज के बैठक में मतदाता सूची, जाति जनगणना, सामाजिक न्याय और जन जागरण यात्रा को लेकर और जन जागरण यात्रा के प्रदेश के अंदर में क्या क्या रूट होंगे, इसको लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों के कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव मुलाकात कर चुके हैं, उनसे जानकारी ले चुके हैं। अगर बात की जाए तो 2022 के चुनाव में आपने देखा था कि समाजवादी पार्टी का चुनावी रथ में कहीं ना कहीं एक भीड़ का उमला कहीं ना कहीं देखने को मिला था। उसी क्रम में अब 2024 के चुनाव में भी उसी पैतरे से सपा अध्यक्ष कहीं ना कहीं आम जनता के बीच जाते हुए नजर आएंगे। मगर बात की जाए तो इस बार प्रमुखता से 3 ही मुद्दे को उठाते हुए नजर आएंगे मयूरी। अगर बात की जाए तो जाति जनगणना उसमें से सबसे पहला और प्रमुख मुद्दा होगा। दूसरी अगर बात की जाए तो सामाजिक न्याय और तीसरी यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी तो विवांशु, जिस तरह अभी आपने बताया कि समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी से है कि सरकार को कैसे घेरा जाए, जिसमें मुद्दा है जाति जनगणना, सामाजिक न्याय और यूसीसी को मुद्दा बनाने जा रही है, तो क्या आगामी चुनाव में ये मुद्दा हावी रहने वाला है? जी निश्चित तौर से अगर बात की जाए तो 2022 के चुनाव में भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जाति जनगणना कराने को लेकर एक वादा करते हुए नजर आई थी। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में भी सपा अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, यानी कि जो चुनाव से पहले तमाम दावे वादे करेगी उसमें यूसीसी के साथ साथ जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे नजर आ सकते हैं। आपको बताएं कि हर एक राजनीतिक दलों के अंदर में जब चुनाव आता है और लोकसभा हो या विधानसभा हो तो इसमें कहीं ना कहीं प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से सुझाव मांगकर मैनिफेस्टो को तैयार किया जाता है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि किन प्रमुख मुद्दों को सपा अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है। मगर चुनावी गणित को अगर देख कर चले तो सपा सामाजिक न्याय और जाति जनगणना और साथ ही साथ अब यूसीसी को लेकर कहीं ना कहीं चुनाव में बात करते हुए नजर आएगी। जी विवांशु, जिस तरह लगातार समाजवादी पार्टी बैठक कर रही है, आज भी बैठक होने वाली है, अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं, और कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे इस बैठक में?
इस बैठक में अगर बात की जाए तो सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी समेत अगर बात की जाए तो सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे की भी बैठक में शिरकत करने की बातें सपा की तरफ से बताई जा रही है। आपको बता दें कि 12 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें सपा के प्रमुख 3 चेहरों के साथ कई बड़े चेहरे भी प्रदेश के अलग अलग कोनों से आ सकते हैं। अगर बात की जाए तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि सपा की तरफ से जो एक यात्रा निकालने वाली है सपा प्रदेश के अलग अलग कोनों में, उसको लेकर रोड मैप पे बात करें। और आगामी यात्रा माना जा रहा है कि हरदोई में होगा, क्योंकि अगर बीते दिन सपा का प्रशिक्षण शिविर कहीं ना कहीं नैमिष से शुरू हुआ, जिसके बाद सीतापुर के अंदर में और साथ ही साथ लखीमपुर के अंदर में ऐसा जन जागरण यात्रा देखने को मिली थी। उसके ठीक बाद अब हरदोई में देखने को मिल सकती है। जी धन्यवाद विवांशु, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। यूपी में 5 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें योगी सरकार ने 5 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। बता दें बीना कुमारी आबकारी गन्ना विभाग की प्रमुख सचिव बनाई गई हैं। वहीं बालकृष्ण त्रिपाठी विषय सचिव माध्यमिक शिक्षा बनाए गए हैं। प्रभु नारायण सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें यूपी में 5 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार ने 5 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। बीना कुमारी आबकारी गन्ना विभाग की प्रमुख सचिव बनी है। वहीं बालकृष्ण त्रिपाठी विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा बनाए गए हैं। प्रभु नारायण सिंह को सौंपी गई है जिम्मेदारी। यूपी में 5 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार ने 5 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। बीना कुमारी आबकारी गन्ना विभाग की प्रमुख सचिव बनी है। वहीं बालकृष्ण त्रिपाठी विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा बनाए गए हैं। प्रभु नारायण सिंह को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें यूपी में 5 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। योगी सरकार ने 5 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। बीना कुमारी आबकारी गन्ना विभाग की प्रमुख सचिव बनी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, यूपी में 5 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है, किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है? आपको बता दें कि आज कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर में सुबह सुबह तबादला एक्सप्रेस दौड़ते हुए नजर आई है। योगी सरकार के सूबे के कई वरिष्ठ पीपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। शासन द्वारा जारी तबादला सूची के अनुसार अगर बात की जाए तो राजेश कुमार सिंह को सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का जिम्मा दिया गया है। साथ ही साथ विनीत कुमार सिंह को एडीएम एफआर गोरखपुर बनाया गया है। अंजनी कुमार सिंह को अगर बात की जाए तो एडीएम सिटी गोरखपुर बनाया गया है। और साफ तौर से अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ लगातार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार न पनपे, इसको लेकर तबादला लगातार किए जा रहे हैं। उसी क्रम में गोरखपुर के अंदर में कहीं ना कहीं बड़े तबादला अफसरों के देखने को मिले। इसी को मैं आपको बताया कि प्रदेश के अलग अलग कोनों में अगर देखें तो मुरादाबाद में गुलाब चंद्र को एडीएम बनाया गया है। साथ ही साथ सुभी कानक को एडीएम प्रशासन लखनऊ बनाया गया है। सिद्धार्थ को बात की जाए तो सिटी मजिस्ट्रेट लखनऊ बनाया गया है। वहीं राकेश सिंह को एसडीएम एफआर लखनऊ व अरुण सिंह को एडीएम बाराबंकी की जिम्मेदारी मिली है। जी विवांशु, जिस तरह भी आपने बताया कि भ्रष्टाचार न अपने पाए इसलिए ये तबादला एक्सप्रेस चलाई जा रही है, तो क्या आगे भी इस तरह के ट्रांसफर और भी देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जीरो टॉलरेंस के तहत प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं लगातार जो जमे हुए अधिकारी हैं विभागों के अंदर में उनको तबादले का हंटर कहीं ना कहीं चलाते हुए नजर आती है। और लोकसभा चुनाव के पहले कहीं ना कहीं प्रदेश के तमाम पदों पर जो जमे हुए पदाधिकारी हैं उनके तबादले भी नजर आएंगे। और अगर बात की जाए तो 2024 चुनाव से पहले प्रदेश के एडीएम हो या पीपीएस हो या जो भी जमे हुए विभागों के आयुक्त हो, उनका भी तबादलों का हंटर देखने को मिलेगा। जी धन्यवाद विवांशु, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए।
अतीक के अवैध साम्राज्य पर कार्रवाई होगी, ये बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। बता दें गैंगस्टर के तहत संपत्ति को जब्त करेगी योगी सरकार। बता दें ये बड़ा एक्शन लिया जाएगा। कुर्क होगी 3,45,47,00,000 की संपत्ति। प्रशासन कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक के अवैध साम्राज्य पर ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार गैंगस्टर के तहत संपत्ति को जब्त करेगी। कुर्क होगी 3,45,47,00,000 की संपत्ति। प्रशासन कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी में जुटा हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, अतीक के अवैध साम्राज्य पर गैंगस्टर के तहत संपत्ति जब्त की कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जिस तरीके से योगी सरकार माफिया अतीक अहमद के जो अवैध साम्राज्य पर एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, उसी के तहत गैंगस्टर एक्ट में जो माफिया अतीक अहमद है उसकी 3 अरब की संपत्ति है उसको जब्त करने की कार्रवाई अब तेज हो चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है कि धारा 16 व 17 के तहत ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद का तो अंत हो चुका, लेकिन जो उसकी जो अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति थी उस पर पूरी तरीके से अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई थी। उसको लेकर के अब जो है उसका साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त करने को लेकर के योगी सरकार अब सख्त हो चुकी है। उसके तहत अब कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो अतीक अहमद की संपत्ति थी उसकी जो जानकारी जुटाई जा रही थी वो जानकारी कहीं ना कहीं अब पूरी हो चुकी है, ऐसा अंदेशा लगाया जाए। फिलहाल जिस तरीके से अतीक अहमद की जो पत्नी है वो फरार है, क्योंकि अभी जो जब वो गिरफ्तार होगी तो जो अन्य संपत्तियां है जो अपराध से बनाई हुई उस पर भी बुलडोजर चल सकता है, लेकिन जो अभी संपत्तियां हैं उनको जो है जब्त करने की जो कार्रवाई है वो अब तेज है। और उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अभी जो संपत्ति और है उसकी भी जो है जांच की जा रही है, उसका भी पता लगाया जा रहा है, वो भी जो संपत्ति है वो जब्त की जाएगी। फिलहाल अभी तक जो संपत्ति का ब्यौरा निकल के आया वो 3 अरब की संपत्ति है, उसको जब्त करने की कार्रवाई 16-17 धारा के तहत की जा रही है। जी धन्यवाद कलीम तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।